ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स हम लोग खत्म करेंगे 1 घंटे के अंदर, ठीक है। तो ये आपका मैराथन क्लास है केमिकल काइनेटिक्स। तो इसमें डेरिवेशन आती है, डेरिवेशन आ भी सकते हैं क्योंकि सिलेबस में है तो आ सकता है, इसलिए जो सिलेबस में है उसमें हम लोग ये नहीं कर सकते कि आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है। केमिकल काइनेटिक्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ से, अगर आपको जेई देना है तो जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7 मार्क्स का आता है पेपर ये, ठीक है। 7 मार्क्स का इसमें से आएगा केमिकल काइनेटिक्स से। तो ये आपका चैप्टर नंबर कौन सा है वैभव? चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स का ये मैराथन है और 1 घंटे में खत्म होगा। जब घर जाके इस पे कुछ क्वेश्चंस करोगे तुम लोग, बाकी हम लोग क्लास में भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम लोग क्या डील करते हैं वैभव? केमिकल काइनेटिक्स के अंदर क्या डील करते हैं हम लोग? रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो लिख लो इसको, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, it is a branch of physical chemistry which deals with rate of reaction, mechanism of reaction and factors affecting rate of reaction, ठीक है आर्यन? यस सर। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि किसी बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? बताओ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो रिएक्शन जो बहुत फास्ट हो रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग को रेट के बारे में नहीं पढ़ना है, और रिएक्शन जो बहुत स्लो हो रहे हैं उनके बारे में रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं करेंगे। जैसे बताओ जो कौन सा रिएक्शन जो फास्ट रिएक्शन है, जो बहुत फास्ट होते हो, तो जितने भी कंबसन रिएक्शन होते हैं सारे क्या होते हैं? बहुत ही फास्ट होते हैं। जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बहुत ही क्या होते हैं? फास्ट होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। तो इनके बारे में तुम रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं कर। क्लियर है? वो रिएक्शन जो बहुत स्लो हो रहे हैं, जैसे आयोडीनेशन आपने कराया था, हेलोजनेशन में बहुत क्या हो रहा था? स्लो हो रहा था, तो उसके लिए भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं करेंगे। मान लो रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें, बहुत स्लो होता है, उसके लिए भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं करेंगे। यानी उन्हीं के लिए हम लोग उसी रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे जो मॉडरेट रिएक्शन है। क्या है? मॉडरेट रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है पहले बताओ? चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब किसका कंसंट्रेशन भाई? रिएक्टेंट। चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। अब किसका कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का। तो अगर हम बात करें कोई आर रिएक्टेंट है जो पी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आर है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है? कुछ पी है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है? घटता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है? बढ़ता है। अगर रिएक्शन कहाँ प्रोसीड हो रहा हो? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन कहाँ प्रोसीड हो रहा हो? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर तुम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करो इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटना और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। अब बताओ मैथमेटिकली हम लोग लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें? मैथमेटिकली आरएन बताएगा, कोई नहीं। मैथमेटिकली बताओ आरएन क्या लिख सकते हैं हम लोग? माइनस। तो अगर हम मैथमेटिकली रेट इज इक्वल टू लिखना चाहें, तो अगर लार्ज चेंज के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज के लिए क्या लगाते हैं? डेल्टा। यानी चेंज इन कंसंट्रेशन अपन चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपन चेंज इन टाइम। अब बताओ, कोई नहीं बताएगा वैभव, यूनिट बताओगे?
यूनिट क्या होगी रेट की? सर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। वेरी गुड, मोल लीटर इनवर्स Second सेकंड इनवर्स। देखो कंसंट्रेशन क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होगी इसकी यूनिट? मोल पर लीटर। और टाइम जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टाइम इनवर्स। तो मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। टाइम आपका कुछ भी हो सकता है, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, क्योंकि आपका केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ये बोलता है कि सेकंड में निकालो, मिनट में निकालो, आवर में निकालो, तो टाइम आपका यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर आवर, मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अनपोज कुछ डाउट हो तो पूछ लो फटाफट। देखो तो अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स के अंदर तो दो टाइप के रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से? एवरेज रेट। पहला है आपका एवरेज रेट और दूसरा है आपका इंस्टेंटेनियस। एवरेज रेट, इसको हम सिंपल आर एवरेज लिख सकते हैं, और दूसरा कौन सा है? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस रेट, और इसको हम क्या लिखेंगे? आर इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो दो डिफरेंट टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन के तो दो डिफरेंट टाइप के रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में हम लोग को देखने हैं। कौन कौन से? पहला एवरेज रेट और दूसरा इंस्टेंटेनियस। देखो एवरेज रेट क्या होता है, जब भी किसी मेजरेबल टाइम पीरियड के लिए हम लोग रेट कैलकुलेट करेंगे तो उस समय क्या बोलेंगे? एवरेज। ऐसे मान लो t = 0 पे रिएक्शन स्टार्ट हुआ और 10 मिनट तक चला और पूछे कि बताओ रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो कौन सा रेट निकालेंगे हम? एवरेज। मान लो तो बाइक से यहाँ से चले, घर पहुंचे, पूछा यहाँ से घर पहुंचने का आपका स्पीड क्या है, तो किस टाइप का स्पीड हम लोग कैलकुलेट करेंगे? एवरेज स्पीड। अब बोला जाए कि बिल्कुल मेरे कोचिंग के सामने स्पीड क्या था, तो किस टाइप का स्पीड है? इंस्टेंटेनियस। जब भी किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालते हैं हम लोग रेट, तो किस टाइप का रेट होता है? इंस्टेंटेनियस रेट। और जब भी एक मेजरेबल टाइम पीरियड के लिए रेट निकालते हैं तो क्या होता है आपका? एवरेज। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहले हम देखते हैं क्या एवरेज रेट के बारे में, इसके बारे में देख रहे हैं एवरेज। तो इंस्टेंटेनियस साफ कर दूं, यहाँ पे नोट कर लियो तुम लोग। ठीक है, तो ग्राफिकली भी हम देखेंगे। आज फोन करूंगा वो आर्यन तुम्हारे घर पे। ओके, कर दिया मैंने। टाइम कितने बजे का क्लास का? क्लास के टाइम कॉफी पीने में लेट हो गई। कॉफी पिलवा रहा हूँ, आज फोन करूंगा पापा को। अरे अब नहीं होएगा, जो कह दिया टाइम से आया करो, देखना पे। तो एवरेज रेट क्या होता है, जब भी एक मेजरेबल टाइम पीरियड के लिए रेट निकालेंगे, दिस इज द एवरेज रेट। तो लिख लो, डेफिनेशन भी कभी कभी आ जाता है। एवरेज रेट क्या होता है? रेट ड्यूरिंग अ मेजरेबल टाइम पीरियड। रेट ड्यूरिंग अ मेजरेबल टाइम पीरियड। देखो एग्जाम में ना की पॉइंट लिखा करो तुम लोग। जब एक मेजरेबल टाइम पीरियड के लिए रेट निकालते हैं उस समय क्या बोलेंगे? एवरेज रेट। एवरेज। ठीक है, अब दोनों के लिए हम लोग रिएक्टेंट के लिए बात करेंगे और प्रोडक्ट के लिए भी बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं रिएक्टेंट के लिए। किसके लिए? रिएक्टेंट। आर्यन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? -dr/dt। घटता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? डिक्रीजेज। तो y एक्सिस पर हम लोग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ले ले और x एक्सिस पर हम लोग क्या ले लें? टाइम ले लें। तो ग्राफ का नेचर कुछ ये होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या हो रहा है? घट रहा है। कोई भी R रिएक्टेंट है और P प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ R है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कुछ P है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या होता है? घटता है और प्रोडक्ट का बढ़ता है। तो ग्राफ का नेचर कुछ ये आएगा। यस वर्गन। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ से कुछ t1 टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है? R1 है, और कुछ t2 टाइम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है? R2। अगर इसका हम लोग R एवरेज निकालना चाहे, क्या निकालना चाहे? R एवरेज, तो क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन अपन चेंज इन टाइम। चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि R2 माइनस R1 अपन T2 माइनस T1। अब तुम लोग देख रहे हो अगर इस एक्सिस पर हम बात करें तो ओरिजिन से जैसे हम ऊपर जाते हैं वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। यानी कि इनिशियल वैल्यू रिएक्टेंट की क्या है? ज्यादा है, फाइनल क्या है? कम है। और कम में से ज्यादा को माइनस कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? निगेटिव। और निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? निगेटिव साइन। और किसके कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में, और यहाँ पे निगेटिव साइन, अपन चेंज इन टाइम। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप रिएक्टेंट के लिए रेट निकालेंगे रिएक्टेंट के टर्म में, तो हमेशा क्या लगाना है? निगेटिव साइन। क्या लगाना है? निगेटिव साइन। अब ये भी क्वेश्चन आया होता है निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? तो निगेटिव साइन शोज दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो लिख लो इस पॉइंट को, निगेटिव साइन शोज दैट
negative sign shows that, तो एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, shows that concentration of reactant, देखो एरो नीचे दिखाने का मतलब क्या है, डिक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई डाउट है? और सिमिलरली अगर हम लिखना चाहे प्रोडक्ट के लिए, किसके लिए? सिमिलरली हम लोग किसके लिए लिखना चाहें? सिमिलरली अगर हम लिखना चाहें प्रोडक्ट के लिए, बी में हम लोग देख रहे हैं किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। वैभव क्या हो जाएगा बता दो जल्दी से। डेल्टा आर तो आर एवरेज अगर हम लोग प्रोडक्ट के टर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन चेंज इन टाइम। लेकिन निगेटिव साइन लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? बढ़ता है। तो फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी? ज्यादा, और ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो निगेटिव साइन लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। और लार्ज चेंज के लिए हमेशा क्या लगाते हैं हम लोग? डेल्टा। तो इस तरह से हम लोग आर एवरेज किसी भी रिएक्शंस के लिए क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉपी करो जल्दी से, फास्ट हो गया। कैप्चर कर लो फोन में, तुम लोग कैप्चर कर लो फोन में, ठीक है? पॉज करो। दूसरा क्या है आपका? इंस्टेंटेनियस रेट। क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट? वह वो इट इज अ रेट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो रेट एट पार्टिकुलर इंस्टेंट, आर इंस्टेंटेनियस। कैपिटल आर या स्मॉल आर दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है? तो आर से ही कर लो, कोई नहीं, कैपिटल आर से। तो रेट एट अ पार्टिकुलर, रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट। किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जब रेट निकालते हैं हम लोग, पार्टिकुलर इंस्टेंट, तो उस समय क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। थोड़ा सा ग्राफिकली हम लोग समझ लेते हैं, समझ लेते हैं। रिएक्टेंट के लिए समझ लेते हैं, बाकी प्रोडक्ट के लिए तुम लोग खुद ही कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर हम बात करें रिएक्टेंट के लिए, फर्स्ट हम देख रहे हैं रिएक्टेंट के लिए। और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? डिक्रीज। तो ग्राफ का नेचर तो सेम ही रहेगा। तो y एक्सिस पर हम क्या ले लेंगे? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और x एक्सिस पर हम क्या ले लेंगे? टाइम। जिस भी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, मान लो t1 टाइम पे हम लोग रेट निकालना है, t1 टाइम पे रेट निकालना है, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ। और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, यही होगा स्लोप, टेंजेंट का ही स्लोप होगा। तो इसको हम लोग कर सकते हैं 180 माइनस थीटा। अगर इसको मान लो θ1 ले लें, θ1, तो 1 में 80 माइनस θ1 कर लेंगे तो थीटा मिल जाएगा। और 180 माइनस 10, 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस 10 थीटा। तो स्लोप यहां पे आपको क्या मिलेगा? माइनस 10 थीटा के इक्वल। और ये माइनस 10 थीटा किसके इक्वल होगा? अब y एक्सिस पे देखें तो क्या है? रिएक्टेंट है, और x एक्सिस पे क्या है? टाइम है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस dr बाई dt। अगर y और x एक्सिस होता तो क्या लिखते हैं? dy अपन dt। यहाँ पे r और t है तो dr अपन dt। तो देखो निगेटिव स्लोप मिल गया, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, तो निगेटिव आना भी चाहिए। यानी कि सिंपली आप लोग को याद रखना, r इंस्टेंटेनियस क्या होता है? माइनस dr अपन dt। और स्मॉल चेंज के लिए हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं? d। d का मतलब क्या है? बहुत ही स्मॉल चेंज। क्लियर है आर्यन? प्रोडक्ट की बात करेंगे हम लोग बी में, इसकी बात करें हम लोग प्रोडक्ट की, बताओ क्या हो जाएगा आर्यन? तो आर इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? प्लस डी आर अपन डी टी। तो इस तरह से हम लोग आर इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हैं, स्मॉल चेंज के लिए डी और लार्ज चेंज के लिए डेल्टा। तो कहीं भी डेल्टा लगा हुआ मतलब कि एवरेज, और डी लगा हुआ मतलब इंस्टेंटेनियस, स्मॉल चेंजेस। ठीक है, जल्दी नोट करें। वॉच करें रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस, और इंपॉर्टेंट कर लोगे रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस, कहीं कहीं रेट ऑफ फॉर्मेशन भी लिखा हुआ होता है, तो आगे नहीं पूछो सर आपने तो फॉर्मेशन बताया नहीं था। रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन एक ही बात है। रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। ठीक है, समझोगे तुम। देखो कोई ए और बी रिएक्टेंट है, जो सी और डी क्या दे रहा है? प्रोडक्ट दे रहा है। इनके कोफिशिएंट क्या है? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। और मान लेते हैं कि सारे किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में। क्लियर है? तो देखो सिंपल अगर हम लोग बात करें तो मान लो ये रिएक्टेंट है और ये पी प्रोडक्ट बना रहा है, या रिएक्टेंट है और पी प्रोडक्ट बना रहा है। बताओ रिएक्शन में अपीयर कौन होता है?
प्रोडक्ट प्रोडक्ट अपीयर होता है, डिसअपीयर कौन होता है? रिएक्टेंट रिएक्टेंट। भाई रोटी बनाते हो ना, क्या होता है? आटा खत्म हो जाता है, रोटी बनते जाता है, नहीं होता। रिएक्टेंट क्या होता है? खत्म, प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है। यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस की बात हमेशा ही किसके लिए करेंगे? प्रोडक्ट के लिए। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है। और तुम एग्जाम में गलती करके आते हो सब कुछ जानते हुए भी, स्पेशली वैभव, ठीक है। डिसअपीयरेंस, कौन डिसअपीयर होता है? रिएक्टेंट रिएक्टेंट। यानी कि हमेशा डिसअपीयरेंस की बात हम लोग किसके लिए करेंगे? रिएक्टेंट के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में मोल को कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे। किसको कंसीडर नहीं करेंगे? मोल को। मोल कौन होता है? तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कोफिशिएंट होते हैं, जैसे ए का कोफिशिएंट क्या है? एच स्मॉल स्मॉल ए, बी का कोफिशिएंट क्या है? स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में मोल को कंसीडर नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है। कई बार तुम लोग मोल को कंसीडर कर लेते हो, फिर आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखना चाहें रेट ऑफ अपीयरेंस। 1C का क्या होगा बता दो जल्दी से, फास्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए लिखेंगे? प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। और हम स्मॉल चेंज के लिए लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपन चेंज इन टाइम। और क्या निगेटिव साइन लगाएंगे? नहीं, प्रोडक्ट के लिए निगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। और क्या लिख सकते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D अपन चेंज इन टाइम। हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस का इक्वेशन। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, मोहन कौन डिसअपीयर हो रहा है? सर ए एंड बी दोनों ही ना, माइनस डेल्टा ए और बी दोनों रिएक्टेंट है ना, तो दोनों डिसअपीयर हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? माइनस डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपन चेंज इन टाइम, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपन चेंज इन टाइम। बाकी तुम डेल्टा भी लिख सकते हो। हम लोग स्मॉल चेंज के लिए लिख रहे हैं तो डी लिख रहे हैं, लार्ज चेंज के लिए क्या लिखेंगे? डेल्टा। सर ए और बी मतलब डी अपॉन डी टी, डी बी अपॉन डी टी सेम रहेंगे? हाँ, नहीं, ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना कि जिस रेट से ये डिसअपीयर हो उसी रेट से ये डिसअपीयर हो रहा हो। रेट दोनों का डिसअपीयर होने का अलग अलग हो सकता है। नहीं पढ़ते तुम लोग क्लास 11th में लिमिटिंग रिएजेंट, पता चला एक रिएजेंट बचा रह गया, दूसरा खत्म हो गया। तो जरूरी नहीं कि एक ही साथ दोनों खत्म हो, एक बचा। कोई भी चीज मान लो कुछ जलाते हो तो देखते हो कि एक चीज खत्म हो गया, दूसरा बचा रहा, नहीं होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि दोनों एक ही रेट से अपीयर हो या दोनों एक ही रेट से डिसअपीयर हो। रेट अलग अलग दोनों का हो सकता है। ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर है ना? हो सकता है दोनों एक साथ खत्म हो जाए, यानी कि दोनों का डिसअपीयरेंस क्या हो जाएगा? सेम। तो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन, इंपॉर्टेंट चीज क्या लिख रहे हैं हम लोग? रेट ऑफ रिएक्शन की बात। तो इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को पर मोल में ले लेंगे, पर मोल क्या मतलब? इनका कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। और ये रेट ऑफ रिएक्शन आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, -1/डी/dt। अच्छा, कहीं कहीं बुक में ये माइनस यहां लगाया हुआ था, कोई बात नहीं, माइनस मैंने इधर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस टाइप के छोटे छोटे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करोगे। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपन चेंज इन टाइम, और प्लस 1/c चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपन चेंज इन टाइम, और इज इक्वल टू 1/d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D अपन चेंज इन टाइम। और ये सारे आपस में क्या होंगे? आर्यन इक्वल। इक्वल, ठीक है। तो बच्चा पूछ लिया कि सर ये बॉक्स क्यों बनाते हैं? तो बॉक्स बनाने का एक ही रीजन है कि यहां जो मैं लिखता हूं यहां से निकल के कहीं भागे नहीं, सीधे कहां पहुंचे? तुम्हारे पास। तो तुम लोग नोटबुक में इसको बॉक्स बना लोगे कि सीधे तुम्हारे पास से सीधे दिमाग में पहुंचे, इधर उधर भटके नहीं, ठीक है। और बॉक्स बनाने का एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इसलिए इसको क्या करते हैं? बॉक्स में रखते हैं। क्लियर है? अब देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल सा बच्चा वाला, जो आपके एग्जाम में लगातार आते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ले लें हम लोग, एग्जांपल ले लें, N2 + 3H2 gives 2NH3, N2 + 3H2 gives 2NH3, ठीक है। कॉमन रिएक्शन होता है इसलिए हम लोग इसको लगातार यूज कर लेते हैं, ठीक है। बाकी कोई और भी रिएक्शन हो सकता है। अगर इसके लिए हम लोग को लिखना हो रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ रिएक्शन, ये तीनों चीजें लिखनी है। रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो तुम लोग? बता दो जल्दी से फास्ट। अगर रेट ऑफ अपीयरेंस का लिखना चाहूं, वैभव, NH3/dt। रेट ऑफ अपीयरेंस क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपन चेंज इन टाइम। स्मॉल चेंज के लिए तो डी लगा लेंगे। वेरी गुड। आर्यन तुम बताओगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस?
dN2 upon dt माइनस Minus चेंज G. इन कंसंट्रेशन अपन चेंज इन टाइम। गलती करके आओगे, चार ऑप्शन रहेंगे, एक प्लस वाला भी रहेगा और एक माइनस वाला भी रहेगा, तो ये गलती नहीं करनी है। क्या हो जाएगा? और हम लिखना चाहें तो Minus- -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपन चेंज ये इन तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। हाँ ये नहीं, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। हम लोग क्या लिखना है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। डिसअपियरेंस। और यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? नेगेटिव साइन। रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, बता दो जल्दी से। माइनस टी इनटू अपॉन dt। तो ये अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपन चेंज इन टाइम। और क्या हो जाएगा बताओ? माइनस सॉरी प्लस 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपन चेंज इन टाइम। कोई डाउट है? लिख सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शंस के लिए। क्लियर है? अब देखो न्यूमेरिकल कैसे आता है, दे देगा कि कुछ मान लो कि N2 के कंसंट्रेशन में चेंजेस हो रहा है, तो यहां से क्या करोगे? रेट निकाल लोगे और रेट को किसी भी इक्वेशन से इक्वेट करके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। एनसीईआरटी में एक अच्छा क्वेश्चन है, उसे कर ले क्या? 3.1। कर लोगे तुम लोग? सॉल्व एग्जांपल में कर लोगे तुम लोग? पक्का? आगे बढ़े, पहुंच कर दोबारा। तो डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट, डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्शन का जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करता है, ये हम लोग देखते हैं। क्लियर है? और यहां से क्वेश्चन लगातार आते हैं, तो तुम लोग इंपॉर्टेंट कर लोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक हम लोग लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन डेफिनेशन लिखोगे क्या तुम लोग? लॉ ऑफ मास एक्शन लिख लो डेफिनेशन जल्दी से, फास्ट। क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिंबल समझ लोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, concentration of reactant each raised to some power, each raised to some power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient. बात नहीं आ रही, which may or may not be equal to their stoichiometric coefficient, equal to their stoichiometric coefficient. क्लियर है? अब देखो मैथमेटिकली स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, अब देखो क्लास 11 में तुम लोग पढ़ते नहीं हो, इसलिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट तुम लोग समझ में आता है होता क्या है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो आगे रहता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है? देखो मैथमेटिकली हम लोग देखना चाहते हैं, अगर मैथमेटिकली हम लिखना चाहें, देखो तो कोई ए और बी रिएक्टेंट है जो पी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, समझ लो पहले, लिखोगे ए बी रिएक्टेंट है जो पी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, और इसके कोफिशिएंट, ये जो ए का कोफिशिएंट स्मॉल है या बी का कोफिशिएंट स्मॉल है। हेलो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसका कुछ पावर होगा जो कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, क्या करेंगे? k इंटू ए के पावर x एंड b के पावर y, और इसी को इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं क्या? इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन। तो किसी भी इक्वेशन के लिए रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो क्या कर लेना है? रेट इज इक्वल टू k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रेज़ टू सम पावर व्हिच मे और मे नॉट बी इक्वल टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन के बहुत इंपॉर्टेंट समझ लो, रेट लॉ एक्सप्रेशन के कंसंट्रेशन टर्म के पावर का जो सम होता है, the sum of power of concentration term of rate law expression is known as order of reaction। यानी x plus y is equal to क्या होगा? n, और n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे, तो वहां भी इसे देखेंगे। क्लियर है? k क्या है यहाँ पे बताओ? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट।
ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ के की। किसकी बात कर लेते हैं? डेफिनेशन ऑफ के। सर रुक तो जाओ, इसे तो काट दो। डेफिनेशन ऑफ के। तो डेफिनेशन ऑफ के की अगर हम लोग बात करें तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर ए और बी का कंसंट्रेशन हम लोग क्या ले लें? 1 मोलर ले लें, तो रेट किसके इक्वल हो जाएगा? के। यानी कि के भी रेट ऑफ रिएक्शन ही है, लेकिन कब? When concentration of reactant taken as unity। तो हम लोग अगर डेफिनेशन ऑफ के में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन when concentration is taken as रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट when concentration of reactant taken as unity, when concentration of reactant taken as unity। कोई डाउट है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो इस चैप्टर में यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यूनिट से क्वेश्चंस लगातार आते हैं, तो यूनिट का तुम लोग ख्याल रखोगे इसमें, ठीक है। अगर हम बात करें यूनिट ऑफ के की, आर्यन, यस सर, यूनिट ऑफ के, तो बताओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग लिखना चाहें तो k इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? रेट अपन a के पावर x, b के पावर y। अब बताओ a भी कंसंट्रेशन है, b भी कंसंट्रेशन, तो यूनिट क्या होगी? सेम। और बेस अगर सेम है मतलब दोनों कंसंट्रेशन ही है, मतलब बेस क्या है? सेम है, तो पावर को क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। यानी कि ऊपर हम लोग रेट और कंसंट्रेशन के पावर x प्लस y लिख सकते हैं क्या? yes। और लिखना चाहें तो रेट अपन कंसंट्रेशन के पावर क्या लिख सकते हैं? n। रेट की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, तो लिख लो मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। चैप्टर स्टार्ट करते के साथ ही बताया था। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। और पावर क्या हो जाएगा? n। जब बेस दोनों का सेम है ऊपर लेके जाएंगे, बेस सेम, पावर क्या हो जाएगा? 8। यानी कि हम लोग यहां से क्या मिल जाएगा? k इज इक्वल टू 1 minus n मोल पर लीटर के पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। अलग अलग आप ऑर्डर के लिए अलग अलग रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक केस में बता दे रहा हूं, दो तुम लोग के लिए होमवर्क है, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के लिए तुम लोग घर से करके आओगे। मैं पहला केस बता देता हूं जीरो ऑर्डर के लिए। केस फर्स्ट किसके लिए? जीरो ऑर्डर। मोहन, जीरो ऑर्डर के लिए n क्या होगा? 0। n इज इक्वल टू 0। 0 रखो, सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे। 0 सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? k का यूनिट मोल पर लीटर और टाइम इनवर्स, टाइम आपका सेकंड, मिनट और कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसके अंदर ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इससे बियॉन्ड आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे। अब क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं ये मैं बता देता हूं, थोड़ा सा वॉच करो। देखो अब क्वेश्चन है आर्यन क्या क्या कि भाई जीरो ऑर्डर का क्या मीनिंग है, फर्स्ट ऑर्डर का क्या मीनिंग है, तो समझ लो यहाँ पे। इसे साफ कर दो, क्या हो गया ना सबका? देखो यहाँ पे साफ करके मैं तुमको बता देता हूँ, थोड़ा साफ करके मैं बता देता हूँ कैसे इसका क्या मीनिंग है, समझ लो। जैसे मान लो यहाँ पे कोई आर रिएक्टेंट है और पी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। आर्यन का क्वेश्चन है सर कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर से क्या मीनिंग है, मतलब क्या लेना देना इसे रिएक्शन से, ठीक है। देखो इसका क्या मीनिंग है। अगर इसके लिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, आर्यन क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू के इंटू, यहाँ पे घोड़ा होगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा? घोड़ा। और मान लेते हैं कि जीरो ऑर्डर है, क्या है? जीरो, तो इसका पावर क्या हो जाएगा? 0। रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या? घोड़ा तो घोड़ा, हाथी तो हाथी। यहाँ पे क्या था? ए बी था तो ए बी आया, यहाँ पे आर है तो आर है। क्लियर है? अब देखो जीरो ऑर्डर होने का मतलब क्या है कि समथिंग के पावर जीरो क्या होता है? 1। यानी कि अगर जीरो ऑर्डर है यानी कि रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि ऑर्डर आपको बताता है कि कंसंट्रेशन पे किस तरह से रेट जो है डिपेंड करता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। ये कौन बताता है आपको? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आगे समझ में आ रहे हैं? यानी कि इस रिएक्शन का अगर जीरो ऑर्डर होगा तो रिएक्शन का जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? डाउट है कोई? पॉज करो। तो नेक्स्ट हम बात कर ले रहे हैं। देखो एक साइड में ऑर्डर लिख दे रहा हूं, दूसरी साइड मोलिकुलरिटी लिख दे रहा हूं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और दूसरी साइड में लिख दे रहा हूं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ, तो एक तरह से तुम डिफरेंस भी लिख सकते हो, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। और इनका डेफिनेशन अगर पूछे तो डेफिनेशन भी पूछता है, डेफिनेशन भी हम लोग लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो क्या होता है, जैसे कोई ए और बी रिएक्टेंट है और पी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है,
और इसका कोएफिशिएंट किसमें स्मॉल a स्मॉल b है, तो रिएक्शन का जो रेट होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास रिएक्शन क्या होता है, k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और each raised to some power which may or not be equal to the stoichiometric coefficient। और इस रेट लो एक्सप्रेशन के कंसंट्रेशन टर्म का जो पावर का सम होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी बताया था। यानी कि डेफिनेशन अगर लिखना चाहोगे तुम लोग क्या लिखोगे बताओ जल्दी से, The sum of power of concentration द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, द सम ऑफ पावर ऑफ concentration term कंसंट्रेशन टर्म in rate law expression. concentration term in rate law expression, in rate law expression is known as, in rate law expression is known as order of reaction, known as order of reaction, order of reaction। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। कैसे डिटरमाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। एक बार नहीं 100 बार जेई में, नीट में, बोर्ड में क्वेश्चन आया वो देख लोगे जाकर तुम, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड प्रीवियस ईयर तुम लोग पास होकर बोलते क्वेश्चन, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, Order of reaction may be positive, negative. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल और integral. और इंटीग्रल वैल्यूज, फ्रैक्शनल और इंटीग्रल वैल्यूज मतलब सारी चीजें हो सकती हैं, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, इंटीग्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, इंटीग्रल वैल्यू। यानी कि n जो है आपका 0, 1, 2, -2, -1, +1/2, -1/2 एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करें Order of reaction may not exceed. फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, किसके लिए हम बात करें, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आपने तो एक पॉइंट नहीं लिखा है क्या, सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन may not exceed more than 3. हाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें रिएक्टेंट के बीच में इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाता। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ऑर्डर हमेशा हम लोग किसके लिए लिखेंगे, स्लो स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, याद रहेगा। मोलिकुलरिटी में देखें, मोलिकुलरिटी क्या होती है, the total number of reactant molecule participate in a, the total number of reactant molecules participates in a chemical reaction, participates in a chemical reaction। तो कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, वही उसकी क्या होती है, मोलिकुलर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बताओ कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो ये हम लोग रिएक्शन का सर्कल देख के हम लोग बता सकते हैं, थ्योरेटिकली डिटरमाइंड, थ्योरेटिकली डिटरमाइंड। दूसरा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स, may not exceed more than 3। क्यों, रीजन पूछे तो अगर 3 से ज्यादा होता है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन नहीं दे पाते, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है वंशी का, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात हमेशा हम लोग अगर मोलिकुलरिटी की लिखे तो मोलिकुलरिटी किसके लिए लिखेंगे, स्लो स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए, याद रहेगा। इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है किसके अंदर, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी के। कैप्चर करो जल्दी से, आ रहे सर अब लिख दें आप, एक मिनट सर बस हो कैप्चर करो जल्दी से फास्ट। सर इंटीग्रल वैल्यू मतलब क्या होता है, इंटीजर 1 2 3 4, ठीक है, इंटीजर्स, ठीक है। पॉज कर दो, अरे सारा खत्म हो जाएगा चैप्टर, खत्म है अब तो। इस चैप्टर का ये समझ लो ये हार्ट है, क्या है, हार्ट मतलब दिल है। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही ये फिक्स है, याद रख लो तुम लोग, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लोगे तुम लोग। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। देखो अपने पास टाइम थोड़ा कम है तो इसलिए हम लोग को चैप्टर जो 1 घंटे के अंदर खत्म करना है। MCQ में भी आ जाती है। हाँ, तो आप लोग को ध्यान रखना है थोड़ा सा, हम लोग डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। और हम बात करें फर्स्ट किसके लिए, 4 0 ऑर्डर के लिए।
कोई आर रिएक्टेंट है जो पी प्रोडक्ट बना रहा है, T इज इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, और आफ्टर टाइम T रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ क्या है R है। तो अगर आपसे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट निकालना हो जीरो ऑर्डर के लिए, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट निकालना हो, तो क्या होता है एक्सप्रेशन, K इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय T, और कंसंट्रेशन किसका है मोहन, रिएक्टेंट का। इंपॉर्टेंट चीज, इसका ग्राफ भी तुम लोग देख लो। अगर इसको थोड़ा सा लिखना चाहोगे तो हम लोग इसी एक्सप्रेशन को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, से नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी क्या, नहीं पॉजिटिव पॉजिटिव इसी को हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू R नॉट और माइनस क्या हो जाएगा KT। देखो y एक्सिस पे क्या रखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, x एक्सिस पे क्या रखेंगे, देखो y इज इक्वल टू माइनस mx और प्लस क्या c, और स्लोप क्या आएगा नेगेटिव, और ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा R नॉट, स्लोप कितना होगा बताओ, माइनस के, और ये टाइम एक्सिस। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी तुमने ऐसे देख सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर की बात करें हम लोग किसके लिए, सेकंड में देख रहे हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर। और अच्छी चीज क्या है कि आपको दोनों ही ऑर्डर पढ़ने हैं, जीरो और फर्स्ट। फॉर फर्स्ट ऑर्डर की हम बात करें तो देखो यहाँ पे कोई आर रिएक्टेंट है जो पी प्रोडक्ट बना रहा है, T इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितने R नॉट, या इसका अमाउंट कितना है A नॉट, आफ्टर टाइम T रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो गया R, और A नॉट में से कुछ अमाउंट में से कुछ क्या खत्म हुआ, X खत्म हुआ। तो अगर इसके लिए हम लोग K का एक्सप्रेशन लिखना चाहे तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाय T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपन फाइनल कंसंट्रेशन, या इनिशियल अमाउंट अपन फाइनल अमाउंट, ये भी तुम लिख सकते हैं 2.303 डिवाइडेड बाय T लॉग इनिशियल अमाउंट अपन फाइनल अमाउंट। कोई डाउट है, गैसियस रिलेटेड प्रॉब्लम अगर हो फॉर गैसियस रिएक्शन के लिए क्या करोगे, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T लॉग इनिशियल प्रेशर अपन प्रेशर आफ्टर टाइम T P नॉट माइनस X। तो ये डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म बताया हुआ है कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यही पे कर ले हाफ लाइफ। यस सर। देखो अगर हम बात करें हाफ लाइफ की, किसकी बात करें, हाफ लाइफ, यानी ग्राफ कि भी आता है, क्या, ग्राफ, हाँ ग्राफ भी आता है, ठीक है, तो ध्यान रखना ग्राफ का। हाफ लाइफ की बात करें, बताओ जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, बताओ क्या होता है जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ, R नॉट अपॉन 2K, तो T हाफ होता है R नॉट अपन 2K, यानी 2K क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि हाफ लाइफ जो होता है जीरो ऑर्डर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नॉट डिपेंडेंट, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। तो हाफ लाइफ जो है जीरो ऑर्डर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है आर्यन, सेकंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 0.693, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा बताओ, 0.693 तो T हाफ जो हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय K, और हाफ लाइफ जो है फर्स्ट ऑर्डर का वो डिपेंड नहीं करता है, यानी कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। हो गया सबका, साफ करूं, पॉज करो, अरे जल्दी करें फास्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो वो रिएक्शन जो दिखने में लगते हैं क्या सेकंड ऑर्डर का, बट एक्चुअल में क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। जैसे इसका एग्जांपल हम ले लें, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अगर एस्टर के हम हाइड्रोलिसिस कराएं, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि वाटर एक्सेस में होगा, जितना चाहो तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, वाटर क्या होगा, एक्सेस। तो एस्टर की अगर बात करें, एस्टर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला RCOO डैश और प्लस H2O लिक्विड, लेकिन वाटर जो होता है यहाँ पे क्या होता है, एक्सेस में। और ये क्या देता है बताओ, एसाइल ट्रांसफर टू न्यूक्लियोफाइल, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल।
कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, और एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, रिएक्शन रिवर्सिबल भी होता है। पढ़े हुए तुम एस्टरिफिकेशन हमने किया था, तो एस्टरिफिकेशन हमने ये बनाया था, लेकिन इससे ये बन सकता है, तो इसे भी रिवर्स करो। अगर इसका रेट का एक्सप्रेशन लिखना चाहे बताओ क्या होगा? रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर्स, कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर्स और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। लेकिन ये इतना एक्सेस में है कि इसमें कुछ खत्म भी हो रहा है तो कोई फर्क नहीं, ऑलमोस्ट ये क्या रहा है? कांस्टेंट रह रहा है, ऑलमोस्ट क्या रह रहा है? कांस्टेंट। तो एक नया हम लोग कांस्टेंट दे देंगे यहाँ पे, क्या? K डैश और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर्स, और इसका पावर क्या हो जाएगा? 1। अब बताओ ऑर्डर क्या मिल गया? एक्चुअल में ऑर्डर 1 है, लेकिन दिखने में क्या रहा था? 2 तो ये एक्सपेक्टेड था, कि ऑर्डर कितना होगा? 1 + 1 2, लेकिन ये नहीं होगा। क्या होगा एक्चुअली? एक्सपेक्टेड 2 भी लग रहा था, क्योंकि देखो एस्टर का कंसंट्रेशन का पावर 1, वाटर का कंसंट्रेशन का पावर 1, और एक्सपेक्टेड क्या हो गया? 2, बट एक्चुअल में क्या होगा? क्लियर है? याद रहेगा? तो ये आपका है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इसका एग्जांपल हो गया। साफ करो, अरे पॉज करो। टेम्परेचर, तो नेक्स्ट टाइम डालो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इंक्रीजेज। अगर हम लोग टेम्परेचर को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। एंड रेट कांस्टेंट भी क्या होता है? रेट कांस्टेंट भी आपका क्या होता है? टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। क्लियर है? लेकिन अगर हम बात करें रेट कांस्टेंट की, तो अगर हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट कितना बढ़ता है? 2 to 3 टाइम्स। यानी कि अगर हम लिखना चाहे यहां से तो KT + 10 और डिवाइडेड बाय KT कितना हो जाएगा? 2 to, इसका रेशियो हमेशा क्या मिलेगा? 2 to 3 टाइम्स। यानी फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस 2 to 3 टाइम्स। तो लिख लो इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है। हाँ, एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर, एवरी 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन rise of temperature rate constant increases 2 to 3 times। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन ARRHENIUS है ना, देख लो भाई इसमें ARRETENIOUS ARRHENIUS होगा। एनसीईआरटी में देख लो, एनसीईआरटी में ARRHENIUS है ना। आर्हेनियस इक्वेशन देखो क्या होता है। आर्हेनियस K = A × E⁻ EA/RT। K क्या होता है यहाँ पे? वैभव स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, या सिंपल हम क्या लिख सकते हैं? रेट कांस्टेंट। ए क्या है? फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये क्या है बताओ? ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और आर क्या है? गैस कांस्टेंट। और एनर्जी के फॉर्म में हमेशा आर की वैल्यू कितना रखोगे? 8.314। परेशान नहीं होना है, एग्जाम में 100% गिवन होगा। और टी क्या है? टी जो है टेम्परेचर। आगे समझ में? अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ई एक्सपोनेंशियल है। ई क्या है? एक्सपोनेंशियल। अब देखो यहाँ पे E⁻ EA/RT, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी जो है ग्रेटर देन होगी किससे? एक्टिवेशन एनर्जी से, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि ये इफेक्टिव कोलिजन देंगे। क्या देंगे? इफेक्टिव कोलिजन। यानी कि ये वो फ्रैक्शन, बात नहीं कर, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोडक्ट क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ले ले, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये यहां से टेकिंग ln ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट में
क्या हो जाएगा बताओ, ln k इज इक्वल टू ln a इंटू e के पावर माइनस e बाई RT। log a इंटू b पर ब्रेक कर लोगे, क्या हो जाएगा log a प्लस log b। इसको डिराइव करोगे क्या मिल जाएगा, ln a माइनस e बाई RT। देखो यहाँ पे ln a और प्लस ln e के पावर माइनस e बाई RT। ये पे अब देखो ln e की वैल्यू क्या होती है 1 1। और पावर कहां जाएगा साइड में, यानी कि क्या जाएगा ln a माइनस e बाई RT। तो y इज इक्वल टू माइनस mx और प्लस क्या हो जाएगा ये c। ग्राफिकल देख लो रिप्रेजेंटेशन, y एक्सिस पे क्या रखोगे ln के, x एक्सिस पे क्या रखोगे बताओ, x एक्सिस पे 1/t, x एक्सिस पे क्या आ जाएगा 1/t और स्लोप क्या आएगा नेगेटिव, कितने डिस्टेंस पे कट जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी स्लोप क्या हो जाएगा बताओ माइनस ई बाय आर। माइनस e बाई r। तो कंपेयर करने के लिए लगातार क्वेश्चन आते हैं, कितने डिस्टेंस पे कट करेगा ln a हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, नोट करो जल्दी से, फास्ट जल्दी करो फास्ट, इसको ड्राइव कर लेते हैं, ओके पॉज कर दो। अरे तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इक्वेशन हम लोग क्या मिला था, ln k इज इक्वल टू ln a e के पावर माइनस e बाई RT, ठीक है। तो जो इक्वेशन हम लोग को मिला था क्या मिला था, देखो प्रसाद, तो इक्वेशन जो हम लोग को मिला था ln k इज इक्वल टू ln a माइनस e बाई RT। हम ले ले रहे हैं T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या ले ले रहे हैं K1 और T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या ले ले रहे हैं K2। तो अगर हम बात करें क्या टेम्परेचर T1 पे, एट टेम्परेचर T1 पे बताओ क्या हो जाएगा, यहां से लिखना चाहिए ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस E बाई RT1 और ln K2 एट टेम्परेचर T2 पे, एट टेम्परेचर T2 पे क्या हो जाएगा ln A माइनस E बाई RT2। तो अगर इसे हम ले इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड माइनस अगर फर्स्ट कर देंगे क्या आ जाएगा ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E बाई R 1/T1 माइनस 1/T2। कोई डाउट है किसी को, और ln को log में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा log K2 बाई K1 2.303 आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि EA बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, लगातार जेई में हो, बोर्ड में हो, हर जगह क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। तो इसमें एक अननोन होगा, बाकी सारी चीजें क्या होंगी नोन होंगी, और यहाँ से आप एक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, T1 T2 दे देगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि मैंने बताया था कि 10 डिग्री सेल्सियस, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो पूछेगा कुछ एक्टिवेशन एनर्जी बताओ, क्या बताओ एक्टिवेशन एनर्जी बताओ। तो देखो इसका रेशियो डायरेक्ट क्या हो जाएगा बताओ, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो K2 बाई K1 का रेशियो क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से K1 बाई K2 आपको पता चल जाएगा, और इस पे कई बार क्वेश्चन आएगा, क्योंकि फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस 2 to 3 टाइम्स। सर अगर जैसे k कांस्टेंट दिया होगा तो ऐड हो जाएगा, K कांस्टेंट दिया होगा तो K कांस्टेंट जो अगर दिया होगा तो उसको रखना पड़ेगा। K1 मान लो दे दिया और K2 दे दिया तो उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लेकिन अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर K नहीं भी गिवन है तो रेशियो क्या ले लेंगे 2, और K1 K2 जो गिवन है तो उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर है ना। नेक्स्ट है कोलिजन थ्योरी। नेक्स्ट क्या है कोलिजन थ्योरी। तो देखो ये कंप्लीटली किस पे बेस्ड है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। किस पे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एजम्पशन है कुछ कि जो एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस जो होते हैं उनको क्या मान के चलते हैं कि उनका शेप कैसा है, स्फेरिकल है, और इन ऑल रेस्पेक्ट्स आपस में क्या होंगे, जैसे मान लो CO2 मॉलिक्यूल्स हैं तो जितने भी CO2 मॉलिक्यूल्स होंगे इन ऑल रेस्पेक्ट्स क्या होंगे, आइडेंटिकल। नेक्स्ट कोलिजन जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन, यानी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम। ठीक है, तो यहां से हम लिखना चाहें, मान लो कोई ए बी रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो रेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू P इंटू जेड ए बी ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब देखो यहां पे एक और फैक्टर आ गया P, क्या आ गया
पी क्या है? ओरिएंटेशन फैक्टर। पी क्या है? ओरिएंटेशन फैक्टर। एरेनियस के अकॉर्डिंग वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल। क्लियर है? लेकिन कैसे आते हैं? क्या कोई पूछ लेगा पी क्या है? ओरिएंटेशन फैक्टर है। ठीक है, या कंपेयर करने के लिए यहां से इक्वेशन दे देगा, बताएगा बताओ एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी, कंपेयर कर लो सीधा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में आते हैं। आएंगे न्यूमेरिकल। अब बोल देगा, देखो दे देगा कि ये एनर्जी जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो इफेक्टिव कोलिजन दे रहे हैं, तो आपको सीधा क्या करना पड़ेगा? e के पावर माइनस ए बाई आर टी को किसके इक्वल कर लेना पड़ेगा? उस वैल्यू के इक्वल। वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। कंपेयर टाइप के क्वेश्चन ज्यादा है, कंपेयर करने वाले। ठीक है, अब मान लो इक्वेशन दे दिया सेम एज इट इज, पूछेगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो देख लो ये की जगह क्या है वही क्या हो जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है बाबू।